झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य, इसको हम लोग देखते हैं आज। झारखंड में पर्यावरण संबंधित तथ्य, जो भी तथ्य हैं उसको, हमारे चारों ओर जैविक तथा अजैविक घटक से निर्मित वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। इसके जैविक घटक में सूक्ष्म जीवों से लेकर सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे शामिल हैं। जैविक घटक में सभी निर्जीव तत्व जैसे वायु, जल, मृदा, पर्वत, पठार, चट्टान आदि और उनसे जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। पर्यावरण को मुख्यतः प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक मानव निर्मित पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण के ऐसे घटक को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण प्राकृतिक द्वारा किया गया है, जैसे वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि, अर्थात मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अविक्षुब्ध पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप द्वारा होने वाले परिवर्तन को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। उद्योग का विकास, नगरीकरण, परिवहन व्यवस्था, कृषि आदि सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में लगातार हो रहे हस्तक्षेप ने विश्व जगत के सामने प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा ह्रास और भिन्न प्राकृतिक आपदा की समस्या उत्पन्न कर दी है, जिसके समाधान हेतु उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण, हमारे पर्यावरण में अवांछित तत्वों का प्रवेश पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इन अवांछित तत्वों की प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थ के रूप में अथवा ध्वनि, ऊष्मा, रेडियोधर्मिता आदि ऊर्जा के रूप में हो सकते हैं। प्रदूषक के प्रकार तथा स्रोत के आधार पर प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण। वायु प्रदूषण की बात करें तो वातावरण में भिन्न प्रकार की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तत्वों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा का या अनुपात में असंतुलन होना वायु प्रदूषण कहलाता है। वर्तमान समय में मानवकृत विकास द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक ने वायु प्रदूषण में सर्वाधिक वृद्धि की है। वायु प्रदूषण हेतु जिम्मेदार प्रमुख कारण निम्नवत हैं। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु जंगल की अंधाधुंध कटाई, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। उद्योग तथा वाहन में से निकलने वाले धुआं तथा प्रदूषक, जिसमें सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस शामिल हैं। कृषि कार्य में दलदली भूमि से मीथेन का उत्सर्जन, जो एक प्रमुख हरित गृह गैस है, हरित गृह गैस में वृद्धि। हरित गृह गैस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा सर्वाधिक जिम्मेदार है। जलावन की लकड़ी को प्रयोग, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग तथा अन्य कार्यक्रम कार्यों के वृक्ष का कटाव इसके प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर के ऑक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड आधारित हरित गृह गैस में शामिल किए जाते हैं। हरित गृह गैस के प्रभाव में वृद्धि परिणाम स्वरूप पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है, जिसने भूमंडलीय उष्ण जैसी समस्याओं को जन्म दिया है। भूमंडलीय उष्ण के प्रभाव स्वरूप जहां पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है, वहीं वायुमंडलीय आर्द्रता की अधिकता के कारण वर्षा के
मात्रा में भी वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि के कारण तटीय तथा तटों से संबंधित क्षेत्रों में चक्रवातीय वर्षा होती है। लगभग प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव झारखंड राज्य में भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार जान माल की हानि तक हो जाती है। भूमंडलीय उष्ण के परिणाम स्वरूप जलधाराओं के प्रतिरूप में परिवर्तन होता है। इसके कारण एक एल नीनो उत्पत्ति एवं समय अंतराल में कमी आई है। इसके प्रभाव भारत की मानसूनी जलवायु पर पड़ा है तथा इसने भारत की कृषि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ओजोन क्षरण। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर हमें चर्म कैंसर तथा अन्य गंभीर रोगों से बचाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही के वर्ष में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ओजोन मंडल का ह्रास हुआ है, जिसे ओजोन क्षरण के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन क्षरण के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी किरण की तीव्रता में वृद्धि हुई है, जिसने भूमंडलीय उष्ण की दर को बढ़ाने की साथ साथ वनस्पति जगत में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। झारखंड जैसे वनस्पति बहुमूल्य राज्य में भी इसके नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होते हैं। इससे वनस्पति की उत्पादकता को कम कर पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का ह्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त ओजोन क्षरण जैविक घटक के आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन कर आनुवंशिक गुण को ह्रास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैविक समुदाय के प्रतिरोधक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वर्तमान समय में मानव समुदाय को त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा आँख व त्वचा से संबंधित अन्य बीमारियों को सामना करना पड़ा है, जिसके लिए ओजोन क्षरण प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते प्रयोग से वायुमंडल में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। झारखंड राज्य में वन पर आधारित जनजातीय समुदाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन जैसे जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग के प्रति जागरूकता का अभाव है। साथ ही नए राज्य के निर्माण के पश्चात राज्य में वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसमें जीवाश्म ईंधन तथा डीजल व पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम। मृदा की अम्लीयता में वृद्धि के कारण गुणवत्ता में कमी। जल प्रदूषण के कारण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा प्रतिकूल प्रभाव तथा जैव विविधता का ह्रास। ऐतिहासिक इमारत में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्षरण हुआ है। जल प्रदूषण। जल में घुलनशील अथवा अघुलनशील पदार्थ की मात्रा में वृद्धि के कारण जब जल गुणवत्ता जैसे रंग, स्वाद आदि में परिवर्तन आता है तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नवत हैं। विभिन्न जल स्रोत में दैनिक जीवन में प्रयुक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूल मंत्र, प्लास्टिक, कचरे, डिटर्जेंट आदि का प्रवाह। जल स्रोत में उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे रसायन, कचरे, अम्ल तथा क्षार आदि का प्रवाह। कृषि कार्य में प्रयुक्त कीटनाशक तथा रसायन का वर्षा जल में घुलकर नदियों से मिलती है। जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप एक शुद्ध पेय जल की समस्या उत्पन्न होती है, जो मानवीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही अशुद्ध जल मृदा में घुलकर उसकी उर्वरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का ह्रास होता है।
आगे है मृदा प्रदूषण। मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के परिणाम स्वरूप मृदा की गुणवत्ता में कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वनस्पति की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण एक ओर जहां मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर इसका नकारात्मक प्रभाव जैव विविधता पर भी पड़ता है। मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण हैं प्लास्टिक की थैलियाँ का प्रयोग, रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, वन आरोपण के कारण मृदा का ह्रास, जल प्रदूषण। झारखंड राज्य में लगभग 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अम्लीय हैं, जिसका पीएच मान 5.5 से कम है। झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, जामताड़ा तथा रांची के कुल भूभाग का 50% से अधिक भाग अम्लीय है। मृदा में पोषक तत्व की कमी से ग्रसित जिले। पोषक तत्व का नाम फास्फोरस, इसमें 80% फास्फोरस कमी होती है। गुमला, सिमडेगा और सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गोड्डा में है। सल्फर 60 से 80% है लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम में, और उससे बाद हो जाए 30 से 60% जो होता है रांची, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गढ़वा, देवघर, दुमका, हजारीबाग, गोड्डा, पाकुड़ में हो जाता है। अन्य में हो जाता है 5 से 30% तक। ध्वनि की ऐसी मात्रा जो अवांछनीय तरीके से जीव जंतुओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की दुष्प्रभावित करता है। वैश्विक स्तर पर दिन के समय 45 डेसिबल तथा रात में 35 डेसिबल से अधिक ध्वनि को मानवीय स्वास्थ्य हेतु अनुपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी ध्वनि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नवत हैं। मानव द्वारा उत्पन्न शोरगुल, जिसमें उद्योग, परिवहन, मनोरंजन के लिए निकाले गए ध्वनि शामिल है। प्राकृतिक रूप से आंधी, तूफान, वर्षा, बिजली, तूफान, चक्रवात आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि। ताप प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन तथा नाभिकीय ऊर्जा हेतु संचालित संयंत्र को ठंडा रखने हेतु प्रयुक्त जल, जिसका तापमान अधिक होता है, के कारण ताप प्रदूषण उत्पन्न होता है। इस प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतु के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य हमारी जलवायु में एक निश्चित समय के पश्चात होने वाला परिवर्तन से है। सामान्यतः इसके लिए 15 वर्ष की समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन हमारे समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है, जिसमें जैवमंडल के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जलवायु परिवर्तन के लिए कई प्रमुख कारण जिम्मेदार है, जिसमें हरित गैस की मात्रा में वृद्धि, ओजोन क्षारक की मात्रा में वृद्धि तथा अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्वों की मात्रा में वृद्धि प्रमुख है। जलवायु परिवर्तन में हमारे समक्ष निम्न समस्याओं को उत्पन्न किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अक्षांशीय क्षेत्र के आर्द्र जलवायु प्रदेश में वायुमंडल आर्द्रता मात्रा में वृद्धि के कारण वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। साथ ही इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप अधिक वर्षा का कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी। वहीं दूसरी ओर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वाष्पीकरण का दर अधिक होने के कारण जलीय स्रोत के सूख जाने की संभावना है, जिसके कारण सूखा के प्रभाव नज़र आ सकते हैं। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में वातावरीय चक्रवात के विकास के कारण बाढ़ की समस्या तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में हिमगलन से जल भौरा तथा समुद्र जल स्तर में वृद्धि की समस्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को देखते हुए वैश्विक स्तर पर निम्न प्रयास किए गए हैं। सन 1989 में पहली बार स्विट्जरलैंड के जनेवा में जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 1990 में दूसरी बार जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सन 1985 में ऑस्ट्रिया के वियना कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें ओजोन क्षरण हेतु उत्तरदायी पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं मिथाइल ब्रोमाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया गया। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक बाध्यकारी समझौता किया गया ताकि ओजोन क्षरण को रोका जा सके। इसी कारण 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया। वर्ष 1994 में से वैश्विक स्तर पर कोप सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ किया गया। वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में कार्बन उत्सर्जन की कटौती को लेकर एक बाध्यकारी समझौता किया गया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से एक राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई। राज्य में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना को 30 जून 2008 को जारी किया गया। साथ ही जबकि वर्ष 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना सैक्स का प्रकाशन किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सरायकेला खरसावां जिला सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत NAPCC के तहत राज्य में सरायकेला खरसावां को ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया। CCKN भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई। इसका पहला प्रमुख उद्देश्य नवोन्मेष सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना है। भारत में इससे झारखंड, महाराष्ट्र तथा ओडिशा 3 राज्यों में प्रारंभ किया गया। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से झारखंड राज्य में अछूता नहीं है। विश्व जलवायु आंकड़े के अनुसार झारखंड राज्य में 2020 से 2050 के बीच गर्मियों तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की जा सकती है, जबकि ठंड के दिन में 4.7 से 5.2 डिग्री तापमान वृद्धि दर्ज की जा सकती है। राज्य की कुल भूमि के 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। राज्य की कृषि मूलतः मानसूनी जलवायु पर आधारित है। भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेश में 3 कृषि जलवायु प्रदेश झारखंड राज्य में स्थित हैं। इसमें मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश शामिल है। झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 17% है तथा राज्य की 70% जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 1149.3 मिलीमीटर है, जिसका 83% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। 6.5% वर्षा की प्राप्ति लौटते हुए मानसून से 4% पश्चिमी विक्षोभ के कारण तथा शेष 6.5% मानसून पूर्व की वर्षा द्वारा प्राप्त होती है। पिछले 100 वर्ष में झारखंड क्षेत्र में 150 mm वर्षा की मात्रा में कमी आई है, जो जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन में राज्य की कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता तथा कृषि प्रारूप को प्रभावित किया है। झारखंड में पर्यावरण व जैव विविधता संरक्षण। झारखंड राज्य अपनी जलवायु तथा जैव विविधता हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात है। राज्य के जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़, औषधीय
पौधे, जड़ी बूटी तथा फल फूल के वृक्ष पौधे पाए जाते हैं। राज्य के नेतरहाट, पिठौरिया घाटी, सरंडा के जंगल, पारसनाथ पहाड़, दलमा पहाड़ी, हजारीबाग के वन, पलामू के वन आदि जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। पिछले वर्षों में लगातार बढ़ते प्रदूषण ने राज्य की जैव विविधता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। राज्य में जानवरों की विलुप्त होती प्रजाति तथा महत्वपूर्ण पेड़ पौधों की संख्या में कमी इसके उदाहरण हैं। राज्य में विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु उद्योग की स्थापना, सड़क का निर्माण, कृषि कार्य का विस्तार आदि के कारण वृक्षों की व्यापक पैमाने पर कटाई की जा रही है। परिणामतः पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ जैव विविधता का भी ह्रास हुआ है। राज्य में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव तथा जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा इस हेतु व्यापक पैमाने पर वनारोपण, वन संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु विधिक उपाय किए जा रहे हैं। पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण विलुप्त होने वाले जीव जंतु में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। राज्य में गिद्ध के 3 प्रजातियां जिप्स बेलगेसिस, डिप्स इंडिकस तथा आजिप्सियन पाई जाती है। इसकी विलुप्ति का प्रमुख कारण डाइक्लोरोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा है, जिसका प्रयोग पशु के इलाज में किया जाता है। साथ ही गिद्ध के प्राकृतिक आवास, मुख्यतः पेड़ की कटाई में भी इसका संख्या में कमी का महत्वपूर्ण कारक है। राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र में की वृद्धि हेतु वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव पर हुए व्यय का 75% हिस्से की प्रतिपूर्ति वन विभाग द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा इको फ्रेंडली तरीके से प्रोत्साहित करने हेतु इको टूरिज्म नीति 2015 की अधिसूचित किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में साहेबगंज में फॉसिल पार्क, गिरिडीह में पारसनाथ, हजारीबाग में कन्हेरी हिल्स, देवघर में त्रिकुट पर्वत, कोडरमा में तिलैया डैम, पलामू में व्याघ्र परियोजना, लातेहार में नेतरहाट तथा जमशेदपुर में दलमा गज अभयारण्य को विकसित किया जा रहा है। साथ ही राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय गांवों में लोगों को नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों की आय में भी वृद्धि की जा सके। राज्य सरकार ने सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत डोभा निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें वर्षा जल को संचित किया जा सकेगा। इस कार्य हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में 200 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। पूरे राज्य में इस वित्तीय वर्ष में 6 लाख डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत वन में रहने वाले अधिसूचित जनजाति तथा वनवासी को वन भूमि का पट्टा वितरित किया जा रहा है। यह पट्टा 2006 से पूर्व से वनों में रह रहे वनस्पति को प्रदान किया जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्र में मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है तथा इसके माध्यम से शहरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के भिन्न पहलू से लोगों को परिचित कराकर उसमें इन विषय के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। राज्य में अधिकाधिक लोगों को लाह की खेती से संबंध कराने के
सरकार की योजना है। इसके लिए लाह के उत्पादन एवं इस पर आधारित स्वरोजगार हेतु राज्य के कई जिले यथा रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू आदि का चयन किया गया है। इन जिलों में वन प्रबंधन समिति तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाह की खेती की बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन हेतु रांची, पाकुड़, धनबाद तथा चालुकिया में पीपीपी मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। जापान की हिताची कंपनी को राज्य में ठोस कचरा पर आधारित बिजली उत्पन्न हेतु संयंत्र लगाने हेतु सहमति प्रदान की गई है। रांची नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था का कार्य अगले 25 वर्ष के लिए निजी कंपनी एक्सेल्स इंफ्रा को सौंपा गया है। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को नियंत्रण हेतु 8 मिशनों की घोषणा की गई है। इसे हेतु राज्य सरकार में भिन्न सरकारी विभाग